सच बात तो ये है कि एक डर बना हुआ है बेटियों के प्रति कि अगर मेरी बेटियां बाहर निकलती है तो कहीं वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा ले। नहीं, जब आप अपने बेटे पे उतना विश्वास कर सकते हैं कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको उतनी ही बेटी पे भी विश्वास करना है। बेटी खाना नहीं भी मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये चीज लगता है मुझे। कोई चीज आठवां अजूबा हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं कि आठवां अजूबा हूँ। तो ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने अफेयर के चलते अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए घर से भाग जाती है? कहीं उसके चक्कर में मेरी बच्चियां तो खराब नहीं हो जाएगी, ये सोच बन जाती है। जैसे कि माहवारी आती है, बच्चे की 12-13 साल एज होता है तो उनको लगता है कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब उनको शिक्षा नहीं, उनको परिवार से शादी करा दी जानी चाहिए। ये सब सोचे हैं तो ये उनको दूर करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, उस बच्चे को समझाया जाए, उनको दिशा, सही दिशा की उसको पहचान कराया जाए। क्योंकि जब खेल कूदने की उम्र थी ना, तभी मेरे साथ इतने बड़े हादसा हो गए कि ये किसी भी चीज़ को, मुझे अभी भी खाने की भी कोई शौक नहीं है। अगर मुझे खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक राजनेता में जो खूबी होना चाहिए, जो बातों को रखने का, रोशनी परवीन के अंदर भी मैं देख रहा हूँ। मौका मिला तो कभी राजनीति में आ सकते हैं क्या? माता पिता मना कर दिए, खेल में नहीं जाना है, तो किसी तरह चुपके से खगरा स्टेडियम में हर 14 नवंबर को प्रोग्राम होता है, तो हम चुपके से गए। कबड्डी जो होते हैं उस पे भाग लिए। बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद है। जो अत्याचार है, जो यौन दुर्व्यवहार है, वो झेलना कोई भी बच्चियों के लिए हर दिन मौत से कम नहीं होता। अगर जो बच्चियां पे बीतती है, वो बच्चियां की जिंदगी नर्क से बदतर बन जाता है। लेकिन कि अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो आप उन्हें प्यार से समझाइए। उसको ये नहीं कि आप मारपीट उनके साथ करें, बिल्कुल नहीं। ना तो भाई को हाथ उठाना चाहिए, ना तो माता पिता को। वो गुस्से में और गलत कदम उठा लेते हैं, उसको और उकसाने की हमें जरूरत नहीं। उसको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटियां आपकी वजह से दूसरों की भी बर्बाद होगी। मेरे साथ हमला भी हुआ। हाँ। ऐसा मुझे झेलना पड़ा है और मैं रात को चलने से अब डरती हूँ, क्योंकि जाने से पहले ही हम लोग को, स्टेज से पहले ही लंबी लंबी सांसें लेने को कहा गया, उसको छोड़ने को कहा, ब्रीथ को, ताकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को और ले सके। वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही सुहाना। ठंडी का मौसम है और अंदर में जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ हीटर है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रुप बनाती हूँ जो एज में 10 साल, 12 साल, 15 साल की बच्चियों का ग्रुप बनाती हूँ और उस ग्रुप में जो चैंपियन लीडर ढूंढती हूँ जो उस ग्रुप को लीड करे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा को देखते हैं तो 39% बच्ची ऐसी है जो कुप्रथा में समा जाते बाल विवाह के। और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। मैं खुद एक दर्द, एक पीड़ा से झेल चुकी हूँ, तो उस पीड़ा को देखते हुए मैंने एक दृढ़ निश्चय किया हो कि मैं बाल विवाह के कुप्रथा के खिलाफ अभियान, अत्याचार को लड़ूंगी और ये इतिहास रचने नहीं दूंगी। अपनी स्टोरी को जब देखती हूँ तो मैं उस चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ उस पीड़ा को अभी भी वो बच्चियाँ झेल रही हैं, इसलिए मुझे रोना आता है। और मैं उन अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि आप बेटियों को आगे बढ़ने दीजिए ताकि वो अपनी शिक्षा सही से ले पाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगी तो बहुत जल्द 2024 में हम लोग बदल देंगे हमारे सीमांचल को। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं शिमलवाड़ी गांव में। हमारे साथ रोशनी परवीन जी हैं जिनका तारीफ हम खुद से करना नहीं चाहेंगे, आप उनसे खुद वाकिफ़ हैं। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया हमारे चैनल पहली दफ़ा आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय निकाल करके हमारी बातों को उन सभी तक पहुँचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। एक बार आपको फिर से मुबारकबाद कि जिनेवा की धरती पर आप भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई हुई थी। इसके लिए हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से केडीवी लाइव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। शुरुआत हम करते हैं कि आप हिंदुस्तान से स्विट्ज़रलैंड की जो चीज़ें हैं, जो आपको यहाँ से जाना होगा, वहाँ पर आपने चीज़ों को देखा होगा। हिंदुस्तान और स्विट्ज़रलैंड में कुछ फ़र्क नज़र आया क्या? कुछ आपने वहाँ देखा? मैं चाहूँगा कुछ चीज़ें जो आपके जहन में हो जो रखना चाहिए। पहले तो क्योंकि स्विट्ज़रलैंड
नीदरलैंड की सफ़र मेरी बहुत अच्छी रही, खट्टी मीठी भी रही। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हम की प्रतिनिधित्व बन करके अपनी स्टोरी, बच्चों की हालात, धरातल में जो चल रही है कुप्रथा, उसके बारे में, उसके लिए मैं गई वहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि वहाँ बहुत अभी ठंडी का मौसम है, बाहर निकलना बहुत ठंड है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट, मैंने जो चीज़ें देखा वहाँ पे बहुत डिफरेंट है हर एक चीज़ को लेकर के। अगर कोई नहीं भी हो तो भी, अगर एक बच्चे भी हो तो उनके साथ भी इतने रिस्पेक्टफुल्ली वो लोग बात करते हैं ना, लगते हैं कि मेरी दुनिया वही है। इतनी प्यार देते हैं, इतनी खुशी हो, मेरी खुद इतनी सपोर्ट सहयोग की। मुझे हिंदी आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उन लोग इतना सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहे तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं लाइव देख रहा था मैं, इससे आपने अच्छी सही चीज़ पर आया। लाइव देख रहे आपसे पहले कोई जो थी जो इंग्लिश में अपनी बात है, जब आपका अनाउंस हुआ था तो चूँकि एक तरफ से हिंदी का वो आ रहा था, आप हिंदी में बोल रहे थे, फिर इंग्लिश का भी आ रहा था, तो सब कोई अंग्रेजी में वहाँ बात रख रहे थे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या इस तरह की चीज़ें हुई क्या वहाँ पे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो सहयोग थी और उनकी जो बातें थी वो मेरे अंदर में भरपूर सहयोग के तरीके से ऊर्जा के रूप में काम कर रही थी। और उन्होंने कहा कि आपको अपनी बातों को रखना है, जिस तरह से भी रखें, हम लोग का काम है हम कैसे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। और ये मुझे कॉन्फिडेंट और अंदर से दिला रहा है कि हमको और बातों को अच्छे से रखना है। तो मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि पहली दफ़ा एक बड़े मंच पर आपको बोलने का मौका मिला, देश नहीं बल्कि विदेश की धरती में, वो भी जिनेवा जैसे बड़े शहर में, तो थोड़ा सा अंदर से होपलेस भी होते होंगे। मैंने किस तरह से आपने उस चीज़ को हैंडल किया, उस हालात, उस सिचुएशन को? हाँ, थोड़ा सा थी, नर्वस फील हो रही थी, लेकिन जब मैं नर्वस फील हुई, जाने से पहले ही हम लोग को स्टेज से पहले ही लंबी लंबी सांसें लेने को कहा गया, उसको छोड़ने को कहा, ब्रीथ को, ताकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को और ले सके। तो बस उन्होंने कहा कि हमें एक ही बात सोचना है कि हम जो मकसद पे उतरे हैं उसको हम किस तरह से सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को हम प्राप्ति के लिए हमें बड़े बड़े मंच और मिलना चाहिए, बड़े स्तर पे रखने के लिए हमें और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो इसमें ऊर्जा मुझे मिलने लगी उनकी बातों से, और मैं अपनी स्टोरी और उन बच्चों के लिए जो देखती हूँ, उस चीज़ों को देखते हुए मुझे और ऊर्जा मिलती थी। जैसे कि हम मौसम आएंगे और भी चीज़ों पर, जैसे कि मौसम है हमारे भारत का अभी यहाँ पर, तो वहाँ का मौसम में क्या कुछ था? वहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही सुहाना, ठंडी का मौसम है। और अंदर में जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ हीटर है, तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर का मौसम घूमने में। किसी लोग से जब वहाँ आप मिल रहे होंगे, क्योंकि भाषा लैंग्वेज तो हिंदी तो समझ नहीं रहे होंगे, तो उस ऐसा हुआ कि किसी को कुछ बोलना था और आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो आपको कुछ कह रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हुई क्या? नहीं, मैं इंग्लिश समझ लेती हूँ, लेकिन उनका थोड़ा सा इंग्लिश भी दूसरे टाइप का होता है, दूसरे टाइप से था, तो मैं पूरा कंसंट्रेट होकर के उनकी बातों पे फोकस कर रही थी, और मैं लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश में ही उन्हें बोलने की शब्द को कोशिश कर रही थी, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ है हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने कौशल्स को बढ़ाना हमें आना चाहिए। हमें वो नहीं कि वो चीज़ों की वो बोल रही तो हमें नहीं सीख सकते हैं, हम उसको गौर किया। और मेरे साथ ट्रांसलेटर थे, मेरा मेंटर थे सिराज सब्बिर से, अगर कुछ ज़्यादा बातों को मुझे समझ नहीं आती थी तो मैं दूसरे से हेल्प लेके उसको समझने की पूरी कोशिश कर रही। रोशनी परवीन को आज लगभग सीमांचल का हर वो चेहरा पहचानता होगा जो खुद सोशल है, जो तमाम तर चीज़ों में आगे रहता है, लेकिन ये अचानक से नहीं हो गया। और अगर 2 साल पहले हम जाए तो हम भी नहीं जानते थे कि रोशनी परवीन हुई रोशनी परवीन। ये जो चेंजिंग आया है, जो कम समय में रोशनी परवीन को जो पहचान मिली है, इसका उपयोग रोशनी परवीन कैसे करेगा? देखिए, मैं जिस तरह से काम करती हूँ, हमको सभी बच्ची हो या बड़े हो सबको एक समान देखना है और उनके साथ काम करना। अगर वो बैठ के खाना खा रहा है तो हमें भी बैठ के खाना चाहिए, और उसका उपयोग मैं बहुत ही सरल और तरीके से यूज़ करूँगी, ताकि हम भविष्य में जो मेरा मकसद है बाल विवाह की कुप्रथा को और यहाँ के लोगों में, समाज में बदलाव लाने का, तो हमें अपनी व्यवहार को वो सोशल, हम खुद SBCC का ट्रेनिंग भी लिया हूँ कि सोशल बिहेवियर चेंज कैसे किया जाए। लोगों से जब हम बात करें, अपने व्यवहार को, अपनी बातों को कैसे हम रख पाए, हम उसकी भी कौशल्स ले रही हूँ, और ताकि हम सरल तरीके से सबके साथ पेश आए, बातें रखें, अपनी बातों को, उनकी बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्प कैसे करें, मदद कैसे करें। इस तरह से ये मेरी नेचर हमेशा बनी रहेगी और आप सबकी सहयोग और दुआएं बनी हुई हैं।
जब भी शोहरत की बुलंदियों को हम छूते हैं, मसरूफियत जब हमारी बढ़ती है तो कई चुनौतियाँ भी सामने आती है। जगह जगह से अब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, जगह जगह दावतें होंगी। एक महिला है, आपके पास सीमित संसाधन भी है जहाँ तक हम आपको जान पा रहे हैं। तो इन तमाम तरह चीज़ों को कैसे आप कर सकेंगे? क्या कुछ प्लानिंग है आपका? अभी तो प्लानिंग यही है कि मैं खुद से ही घर घर जाके फील्ड जागरूकता कार्यक्रम करती हूँ, और क्योंकि चैलेंजेस भी बहुत हैं तो मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मेरे साथ एक टीम मैं क्रिएट करूँ, जो वॉलेंटियर जैसे मैं कर रही हूँ गांव-गांव में। बच्चियों का ग्रुप बनाती हूँ, जो एज में 10 साल 12 साल 15 साल की बच्चियों का ग्रुप बनाती हूँ, और उस ग्रुप में जो चैंपियन लीडर ढूंढती हूँ जो उस ग्रुप को लीड करे। हर एक गाँव में मेरी कोशिश रहती है बनाने का, ताकि वो मेरा अगर मेरी कुछ की ज़रूरत पड़े, यहाँ से मैं अगर निकलती हूँ बस्ता कोला और इस बीच कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत उस बच्ची को लीड करके वहाँ बुला सकती हूँ। तो मैं उसको ही आत्मनिर्भर बनाती हूँ ताकि वो मेरे सहयोग करे, वो मेरे टीम में, वो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करे। कहा जाता है कि जो इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष कर जो सफलता की कुंजी को छू लेता है, उनकी ज़िंदगी तो उसको सब जान जाते हैं, उन्हें सब पहचान जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चियां होगी, आज भी समाज में इस तरह की चीज़ें होगी। हालांकि परिवर्तन तो आया है, आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम स्विट्ज़रलैंड से अपना यहाँ का तुलना करें, या फिर अगर दिल्ली मुंबई से ही सीमांचल की तुलना करें, तो एजुकेशन के क्षेत्र में हम आज भी उतना आगे नहीं है जितना कि दुनिया तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। खासकर महिलाओं की अगर शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं। रोशनी परवीन आज एक रोल मॉडल है। बच्चियाँ आपको सुन रही होगी, अभिभावक सुन रहे होंगे, शिक्षा को लेकर, बच्चियों की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे रोशनी परवीन के क्या सुझाव हैं? यही है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ें। अगर वो शिक्षा लेती है, शिक्षा प्राप्त करती है, एक बेटियां 100 परिवार को शिक्षित कर सकती है, 1000 परिवार को शिक्षित करती है, और एक पुरुष सिर्फ वो उसमें ही तक सीमित हो रहते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं कि बच्चियां बड़ी होती है, फिर उनकी शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, तो अपने बच्चे अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो समाज में बदलाव के लिए उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उसकी सोच को बड़ा करना, मानसिक जो सोच बना हुआ है समाज में, जैसे कि माहवारी आती है, बच्चे की 12-13 साल एज होता है तो उनको लगता है कि मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब उनको शिक्षा नहीं, उनको परिवार से शादी करा दी जानी चाहिए। ये सब सोचे हैं तो ये उनको दूर करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, उस बच्ची को समझाया जाए, उनको दिशा, सही दिशा की उसको पहचान कराया जाए, उनकी ताकत को उनको पहचान कराया जाए कि वो जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वो संभव है, बस वो सही दिशा में चले। तो हमेशा अगर माता पिता ये गाइड करके उनको लेके चलेंगे तो वो शिक्षा से, क्योंकि हमारे धरातल में आज भी हम भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा को देखते हैं तो 39% बच्ची ऐसी है जो कुप्रथा में समा जाते बाल विवाह के। तो वो तो बच्ची शिक्षा से दूर हो रही है ना, बहुत दूर हो रही है वो बच्चियां शिक्षा से, और शादी के बाद वो शिक्षा नहीं ले पा रही है क्योंकि धरातल में इतनी गरीबी है। मेरा ही खुद आप वास्तविकता देख रहे हैं, क्या है वास्तविकता, और आर्थिक स्थिति से मेरे परिवार खुद जूझ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का नहीं होकर के उन्हें पढ़ने दिया जाए, उन्हें शिक्षा दिया जाए, मौका दिया जाए। सरकार इस तरह का स्कीम्स चलाई जा रही है, उस तरह का स्कीम्स, उनके अधिकार के बारे में बच्चों को जानकारी हो, उसके लिए स्कूल पाठ्यक्रम में इस चीजों को जोड़ा जाए ताकि बच्चों को इस चीज की जानकारी हो। चूँकि हम एक महिला से मुखातिब हैं और इस समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, कुछ चीज़ें हम भी रिजर्व करते हैं, उसे बड़ी बारीकियों से हमने उसे महसूस किया है कि जब हमारी घर की बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, स्कूल के लिए हो या कहीं किसी के वहाँ गेस्ट के रूप में जाने का काम हो या फिर शादी में हो, जलसे में, तो हम भी अपने भाई होने के नाते या बाप होने के नाते उन्हें सलाह देते हैं कि ठीक से जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, संभल कर रहनी है, हमारी अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना तमाम। तो लेकिन वहीं अगर बेटा रात के 12 बजे भी आए या कहीं जाए तो उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप मैंने तुम्हें भी सही से रहना है, अगर रास्ते में कहीं लड़की दिख जाए या कोई तमाम तरह चीज़ें, आप समझ रहे होंगे मैं बात ही किसल कर रहा हूँ। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारा बेटा 12 बजे रात को घर आ रहा है, लेकिन अगर बेटियाँ 1 घंटा लेट कर दें तो बहुत सारे सवालों से गुजरना पड़ता है। इस सोच को कैसे बदला जाए?
ये एक डर बना हुआ है। सच बात तो ये है कि एक डर बना हुआ है बेटियों के प्रति कि अगर मेरी बेटियां बाहर निकलती है तो कहीं वो कुछ गलत कदम तो नहीं उठा ले। नहीं, जब आप अपने बेटे पे उतना विश्वास कर सकते हैं कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकते, तो आपको उतनी ही बेटी पे भी विश्वास करना है। बेटियां गलत है तो बेटी भी तो गलत कर सकते हैं। तो ये चीज हमको सोच को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हम थोड़ा नहीं पूरा एकदम बदलाव में लाएंगे कि नहीं, बेटियां भी उतनी सक्षम है, वो अपने लिए आवाज उठा सकती है। तो जब मेरे बेटे बाहर निकल के अपने लिए आवाज उठा सकते हैं तो बेटियां भी उठा सकती है। तो ये अगर मानसिक सोच को बदला जाए, बस एक डर है माँ बाप के अंदर में, ये एक डर भय समा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको लगता है कि जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदले, हम लोग अपने सोच को नहीं बदल रहे। धरातल की सोच अभी तक नहीं बदल पा रही, वो यहीं तक सीमित है, वो आगे बढ़ के बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि वो रोजगार के लिए भी बाहर जाते हैं तो उनको उतनी ही में सीमित रहना पड़ता है। अगर वो सोच बढ़ाए, जैसे कि हम रोजगार की बात करें, अब मान लिए माता पिता मजदूर ही करते हैं तो वो मजदूर ही सीमित रहते हैं। अपने बच्चे को शिक्षा से जोड़े तो वो हर एक तरह की बच्चियां उसको बताते, पापा अगर हम एक दुकान कर सकते हैं तो अच्छे से भी परिवार परवरिश होगा और उसमें हम बेहतर चीजों को बैठ बैठ के हर एक चीजों को कर सकते हैं, आराम भी, स्वस्थ भी रहे और परिवार भी खुशहाली रहे, आप भी खुश रहे। तो इस तरह हमको सोच को डेवलप करने की जरूरत है शिक्षा दे करके। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह चीज़ें सही होना चाहिए तभी समाज आगे बढ़ता है। लेकिन कोई भी समाज उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब हमारे नेता, हमारी राजनीति में सही लोग आगे ना आए। चूँकि शिक्षा से आप एक परिवार को सुधार सकते हैं, लेकिन एक जो लीडर होता है, चाहे हमारे विधायक हो या हमारे सीएम हो, पीएम हो, उनके हाथों में बहुत बड़ा पावर होता है। पूरे एक विधायक अगर सही होंगे तो पूरे विधानसभा की तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। राजनीति को लेकर किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, किस तरह लीडरशिप को हमें चुनना चाहिए? मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर कुछ पूछना चाहूँ तो आपका राय क्या होगा? मैं राजनीति में यही कहना चाहूँगी, हमारे युवा पीढ़ी को राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और उनकी आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए, उनके निर्णय लेने में उनकी भागीदारी रखना चाहिए। और राजनीति में सक्रिय होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी साहस, ये है कि वो अपनी साहसपूर्वक आवाज़ उठा पाएंगे। तो राजनीति में सक्रिय रूप से बच्चों को अपनी भागीदारी रखना चाहिए, अपनी आवाज़ को, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो राजनीति हमारे लिए, हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चे राजनीति में जाएंगे तो गलत दिशा हो जाएंगे, नहीं, उसमें जाना चाहिए, उसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, समाज को परिवर्तन लाने के लिए। बिल्कुल। हमारे तमाम तरह चीज़ों पर भी थोड़ा सा सवाल था कि कभी खेल को लेकर आपकी रुचि रही कि कोई ऐसा खेल हो जिसे आप खेल रहे होंगे? मेरी रुचि या बच्चों की रुचि? आपकी रुचि। मेरी रुचि बहुत थी और शुरू से ही बहुत जुनून थी खेलने कूदने को लेकर के, क्योंकि पहले जब मैं क्लास 8 मिडिल स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ एक जमील सर है, खेल टीचर हैं, वो खेल को लेके बहुत बच्चों को लेके कार्यक्रम कराते। तो बाहर जाने की बात आई तो माता पिता मना कर दिए, खेल में नहीं जाना है। तो किसी तरह चुपके से खगरा स्टेडियम में हर 14 नवंबर को प्रोग्राम होता है, तो हम चुपके से गए। कबड्डी जो होते हैं उसमें भाग लिए, बैडमिंटन खेलना मुझे बहुत पसंद है। तो कबड्डी जब खेले हम लोग, गोला फेंक में भी बहुत अच्छे मेडल भी हम लोग को प्राइज भी मिले थे। तो मैं खेल में बहुत जुनून थी। कबड्डी आपकी पसंदीदा खेल? बहुत पसंदीदा खेल है और अभी भी मैं बच्चों में एक्टिविटी कराती हूँ, प्रत्येक माह में खेल करती हूँ उस जगह में जहाँ पे ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता डेथ कर गए या फिर जिसके पिताजी डेथ कर गए, उस जगह में हम देख करके वहाँ की बच्चियों को खेल कूद कार्यक्रम से जोड़ती हूँ। जैसे कबड्डी कराती हूँ, साइकिल रेस कराती हूँ। उसमें क्या होता है, हम लोग के इधर एक बोड़ा टाइप से होता है, उसको बांध करके पैरों में उसको दौड़ाया जाता है। क्रिकेट का शौकीन रहा कभी आप? नहीं, क्रिकेट का शौकीन। वर्ल्ड कप का फाइनल देखा क्या आपने? हाँ, वो मैंने देखा, लेकिन दुख थी। लेकिन देखिए, हार जीत वो हमारी बस की बात नहीं, हमारी जितनी भी होती हम लोग उतनी अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट हम लोग प्रयास करेंगे उसके लिए। चूँकि हम जिससे बात कर रहे हैं एक शिक्षित महिला, कैसी महिला जो समाज को बदलने के लिए निकली है और कुछ हद तक आपको कामयाबी मिला है। इसे मैं संपूर्ण तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आपकी संघर्ष की कहानी बाकी है, अभी आपका डगर बाकी है, लेकिन शुरुआत के ही दिनों में जो अचीवमेंट आपने हुआ है वो भी कम नहीं है, इससे आपको खुश होना चाहिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का भी चला था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हम उस तरह से बातों को तो नहीं रख सकते, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर रोशनी परवीन जी क्या कहना चाहिए महिला समाज से, पुरुष समाज से?
देखिए, जनसंख्या पे हम इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि हम समाज में जाते हैं तो उनको हर एक चीज़ के बारे में परामर्श करके खुद काउंसलिंग में 1-to-1 महिलाओं से या बच्चियों से बात करते हैं। वो बात करना चाहिए, लेकिन हमको एक सही प्रयोग से बात करना है, सही तरीका से बात करना चाहिए। मैं बात करती हूँ बच्चियों की, 12 साल के बाद 15 साल के 16 उनकी माहवारी आती है, तो उनके परामर्श करने का तरीका होना चाहिए। हम जनसंख्या पे बात करें, लेकिन उनको एक तरीका है, उनको पर्सनल से समझाए तो ये चीज़ बेहतर है। और ये चीज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ, उन्हें समझाने की बात करती हूँ, हर एक चीज़ों का मुद्दा को उनको रखती हूँ ताकि समाज में बदलाव आए। यही मेरा मकसद है। मैं भूल रहा था सवाल में, खेल कूद की बात की हमने इससे पहले सवाल पे, तो वहाँ एक चीज़ जो सवाल था मेरा, मैं उससे भटक कर दूसरे टाइप का सवाल कर दिया कि खेल कूद, मैंने आपकी रुचि को जान लिया, रुचि को जाना, लेकिन ये है कि महिलाओं को, मैंने आज हम किशनगंज में अपनी सीमांचल में देखेंगे तो खेल की अगर हम बात करें तो क्रिकेट खेला जाता है, पुरुषों की टीम खेलती है फुटबॉल, वॉलीबॉल, लेकिन महिलाओं की कोई टीम कभी या कोई कंपटीशन क्या आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा कि मैंने कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ कि इसमें महिला टीम शामिल हुई, चाहे क्रिकेट खेले या फिर फुटबॉल। तो क्या महिलाओं का खेल का कोई कंपटीशन होना चाहिए किशनगंज में? बिल्कुल होना चाहिए, से उम्मीद करें हम। बिल्कुल, ये मेरी उम्मीद नहीं, ये मेरी मकसद भी थी। और मैं कुछ समय पहले भी यूनिसेफ की टीम से भी बात की, मैं क्रिकेट खेल करवाना चाह रही हूँ, क्या आप मेरे सहयोग करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आपके सीमांचल में, तो उन्होंने हंसने लगे। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो बोला आपके कौन सा बच्चे खेलेंगे? मैंने कहा सिर्फ लड़कियों का करवाना चाह रही हूँ। अगर मैं यही कहूँगी, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जो भी ऐसी बच्चियाँ हैं जो खेल में, क्रिकेट, बॉलीवुड में वो अपना ये रखती है, रुचि रखती है, तो वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और मैं एक कुछ समय तक उनकी ये करके फिर मैं ये खेल ज़रूर एक बार यहाँ करूँगी। सीमांचल में ये नहीं हो पाया है और ये मेरी कोशिश बहुत दिनों से है इस पे, और ये मैं करना चाहूँगी। अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो रोशनी किसी खेल में शामिल हो सकती है, पार्टिसिपेट करेगी? मैं कोशिश करूँगी बच्चों के लिए, नहीं खुद से अगर खुद से, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपने काम को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत चिंतित हूँ मैं, क्योंकि मैं उस दर्द पीड़ा को खुद सही हूँ। तो मेरा सिर्फ यही मकसद है समाज में बदलाव लाना। अगर उनके लिए मुझे खेलना पड़े तो मैं ज़रूर खेलूँगी, उनके उत्साह के लिए। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। हम अक्सर उन चीज़ों को देख पाते हैं जो हमें दिखाया जाता है, या फिर हमारी आंखें जहाँ तक देख पाती है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पल होते हैं। हर कामयाब आदमी एक नाकामियों के दिनों से गुजरता है, और उनकी कुछ हद तक रोशनी आज कामयाब है। सीमांचल का जन जन तक ये नाम पहुंच चुका है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको पहचानने लगे हैं। अगर मुनासिब समझे तो संघर्ष के कुछ पल को जिसे आप अगर आपको सही लगे बोलना, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं रोशनी परवीन एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ, और इससे पहले मैं बहुत संगठनों के साथ काम किया हूँ, क्योंकि मैं खुद एक दर्द, एक पीड़ा से झेल चुकी हूँ। तो उस पीड़ा को देखते हुए मैंने एक दृढ़ निश्चय किया हो कि मैं बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ अभियान, अत्याचार को लड़ूंगी और ये इतिहास रचने नहीं दूंगी। ये मेरी समाज में बदलाव लाने के लिए मैं 2023 से इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो जितनी मैं बताती हूँ उतनी मुझे रोना आता है। क्योंकि मैं अभी रोना इसलिए आता है क्योंकि मैं अपनी स्टोरी को जब देखती हूँ तो मैं उस चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ उस पीड़ा को अभी भी वो बच्चियाँ झेल रही हैं, इसलिए मुझे रोना आता है। तो मैं अपनी जो दर्द, जो पीड़ा है, जो अत्याचार है, जो यौन दुर्व्यवहार है, वो झेलना कोई भी बच्चियों के लिए हर दिन मौत से कम नहीं होता। अगर जो बच्चियाँ पे बीतती है वो बच्चियाँ की ज़िंदगी नर्क से बदतर बन जाता है। लेकिन अपने लिए फैसला करना ये मेरी मकसद बनी कि मैं अब अपने लिए फैसला की और आगे बढ़ी, हिम्मत की, खरी हुई और आज मैं कार्य कर रही हूँ इस क्षेत्र पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में हमारे अभिभावकों से जो आपके हम उम्र होंगे, बच्चियाँ होंगी, महिलाओं से क्या संदेश क्या रहेगा आपका? पहले तो हम युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे। युवा पीढ़ी एक ऐसा पीढ़ी है, शक्ति है,
जो समाज में देश की नई सोच है, नई विचारधारा है, नई दिशा की प्रतीक है, और उनकी जो जिज्ञासा है, जो नवीनता में उनकी जो छिपी हुई है, उनकी भागीदारी लाने के लिए हम सभी नीति धारकों को इसकी प्रयास करना होगा कि वो अपनी भागीदारी ले सही से, और उनकी ऊर्जा को, युवा पीढ़ी की ऊर्जा को, दिशा को, उसको सही दिशा में हमको रखना है कि कैसे हम रख सकते हैं। तो युवाओं में इतनी ताकत है, वो अपनी ताकत को पहचाने, अपनी आवाज़ को बुलंद करे, ये हम कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि आप आने वाले भविष्य हैं और आप बदल सकते हैं समाज में। हम एक और एक का समर्थन देंगे तभी हम सच्चे बदलाव का संकेत देंगे। आइए हम सब मिलकर के सुखद और सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। और मैं उन अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि आप बेटियों को आगे बढ़ने दीजिए ताकि वो अपनी शिक्षा सही से ले पाए, और अपनी सोच को बढ़ाइए, उनको सही दिशा में अपनी गाइडलाइंस में उसको रखें, ताकि हमारी समाज में बदलाव आए और बेटियों को में खुशहाली आए, परिवार खुशहाली से जिए। जैसे आज मैं इस खुशहाली मेरे माता पिता को मैं समर्पण करती हूँ, और मैं उन बच्चियों को समर्पण करती हूँ जो इस पीड़ा को झेल रही है। तो अपने को पहचानना, अपनी ताकत को यहाँ पे एक सवाल है, याद आया मुझे, जो कि आप अभिभावकों से गुजारिश की कि बेटियों को बंद कमरे में ना रखें, उन्हें एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दिया जाए। उन्हें उसमें आज़ाद पंछी के उड़ने में तमाम तर चीज़ें आ गई। खेल में रुचि हो तो खेलने दिया जाए, शिक्षा में रुचि हो तो शिक्षा प्राप्त किया जाए। लेकिन उन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं? जब एक बेटी अगर किसी के साथ भाग जाती है, मान ले, तो एक बाप या भाई के दिल पे क्या गुजरता है, वो उस दर्द को वही समझ सकता है। दुनिया उसे कितने ताना मारती है, घर से निकलना दुश्वारियाँ हो जाती है। और उसके चलते अगर मान लेते हैं कि सिमलबाड़ी से अगर बगल की कोई बच्ची पढ़ रही थी इंटर भी, और वो किसी के साथ भाग जाती है, तो उसको देखते हुए 10 बच्चियों की पढ़ाई और बाधित हो जाता है। तो ऐसी बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने अफेयर के चलते अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोनते हुए घर से भाग जाती है? मैं वैसी बच्चियों की ये कहना चाहूँगी, आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपके पीछे, आपके उस कारण, उस वजह के लिए कितनी ऐसी बच्चियां हैं, कितनी ऐसे माएँ हैं, कितने ऐसे पिताजी हैं जो इस दर्द को सहती अपने बच्चे को बाहर नहीं निकलने दे रही है। तो आप सोचे कि आप एक गलत कदम से, एक नुकसान से इतनी समाज में इतनी बुराइयां फैल जाती है। तो उस बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने लिए ही, खुद के लिए नहीं सोचना है, हमें अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए भी सोचना है कि उनको गर्व महसूस कराऊं। और वही करने के इसमें आज समाज हमारे आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? उनको लगता है कि कहीं उसके चक्कर में मेरी बच्चियां तो खराब नहीं हो जाएगी, ये सोच बन जाती है। तो आपसे यही गुजारिश है, आप अपने प्रयोग को, अपने अधिकार को सही तरीका से प्रयोग कीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें उनको समझना है। और उनके माता पिता को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो कोई गलत कदम उठाती है तो आप उन्हें प्यार से समझाइए, उनको प्यार से, उसी वक्त जब वो गर्म मिजाज में रहे तो उसी वक्त उसे ना समझाएं। वो उस समय वो समझने की इसमें नहीं रहती है, हाँ, कैपेसिटी उसकी नहीं रहती। आप उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद में उनको समझाइए ताकि वो उस चीज़ों को समझ पाए। और उसको ये नहीं कि आप मारपीट उनके साथ करें, बिल्कुल नहीं। ना तो भाई को हाथ उठाना चाहिए, ना तो माता पिता को। वो गुस्से में और गलत कदम उठा लेते हैं। उसको और उकसाने की हमें जरूरत नहीं, उसको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटियां आपके वजह से दूसरों की भी बर्बाद होगी। तो अगर माता पिता इसकी, इसमें मॉडल रोल है माता पिता की, अगर वो उनको प्यार से समझाए, प्यार से सही दिशा दे, तो वो गलत दिशा में नहीं जाएगी। ये मेरी प्रयास है, ये मैं देखी हूँ खुद से। फिल्मों से शौक रहा कभी रोशनी परवीन को फिल्म देखती हैं आप? मुझे पहले कभी शौक़ रही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों की शौक़ नहीं रही। क्योंकि जब खेल कूदने की उम्र थी ना, तभी मेरे साथ इतने बड़े हादसा हो गए कि ये किसी भी चीज़ को, मुझे अभी भी खाने की भी कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे कोई चीज़ के शौक़ नहीं, बस मुझे यही चीज़ की शौक़ रहती है। और हाँ, अभी थोड़ा खाना नहीं भी मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये चीज़ लगता है मुझे। कोई चीज़ 8वां अजूबा हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं कि 8वां अजूबा हूँ। अभी शौक़ को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे हर एक चीज़ करना है। तो अब अपने अंदर की जो शौक़ है वो बाहर आ रही है। घूमना पसंद करती हूँ, फिल्म देखना। जैसे अभी पठान फिल्म लगी थी तो मुझे शौक़ था देखने जाओ, लेकिन टाइम नहीं मिला तो नहीं देख पाई। लेकिन ऐसे मैं थोड़ा क्लिप्स को देखी हूँ।
थोड़ा थोड़ा क्लिप्स को शाहरुख खान की मूवी थी पठान और उसमें तमाम तर चीज़ें थी। आप जहाँ से हैं सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहाँ आज भी कई परेशानियाँ हमारी पैरों की जंजीर बनी हुई है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, तमाम तर चीज़ें हैं। इस पर बात की जानी चाहिए। क्या रोशनी परवीन से उम्मीद रखते हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अलावा भी सीमांचल के मुद्दों पर भी आप बात करते रहें? बिल्कुल, मैं बेबाक होके हर एक चीज़, हर एक गलत चीज़ें जो हो रही है सब पे आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से आवाज़ उठा रही हूँ तो मेरे साथ में आप सभी भाई बहनें अगर मेरा सहयोग करेंगे तो हम सब सीमांचल को बहुत जल्द, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगी तो बहुत जल्द 2024 में हम लोग बदल देंगे हमारे सीमांचल को। 2024 में बदल देंगे? लास्ट दिसंबर तक हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुद्दे हैं। जैसे आप बात की ट्रैफिकिंग, अब 2024 जो बदलने वाले थे, हम सोचे कि शायद चुनाव है लोकसभा का, उसको नहीं, वो चुनाव अलग है। हम लोगों की जो धरातल की समस्या है, क्योंकि चुनाव तक धरातल की बात सरकार तक पहुंच नहीं पाती है। आप देखिए खुद ही हर एक चीज का डाटा उठा के देखिए। मैंने आपको NFHS 5 का डेटा दिखाया सरकार की, उसमें 40% अभी भी बच्चियां बाल विवाह से कुप्रथा को सह रही है। तो हर एक चीज का हम डाटा देखते तो वहां तक की बात पहुंच नहीं पाती है। अभी जाति जनगणना हुआ, आपको लगता है कि इतनी कम है आबादी और इतनी कैटेगरी कम कैटेगरी में हुआ है, लेकिन धरातल की बात वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए किनको आवाज उठाना पड़ेगा? हमको, आपको, हम सभी भाइयों को। तो अगर आप सब सहयोग करेंगे, आप इस बहन की नहीं, आप पूरे सीमांचल की बहन की, सीमांचल की माँ की सहयोग करेंगे तो हमारे सीमांचल बहुत जल्द बदलेंगे। एक राजनेता में जो खूबी होना चाहिए, जो बातों को रखने का, रोशनी परवीन के अंदर भी मैं देख रहा हूँ। मौका मिला तो कभी राजनीति में आ सकते हैं क्या? नहीं, मैं कभी नहीं इसकी उम्मीद किया हूँ और नहीं आऊँगी। मेरा बस एक ही मकसद है, बच्चों के लिए अपने आप को समर्पण किया हूँ, क्योंकि ये मैं दृढ़ निश्चय किया हूँ कि मुझे कोई भी दिशा नहीं चुनना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगी और बनकर रहूँगी। इसमें की बात करें या फिर अफीम, तमाम तर जो नशा है हमारा सीमांचल नशे में डूबता जा रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद होता जा रहा है। जो युवा हमारे समाज की भविष्य हैं, जिनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है कुछ कर गुजरने की, लेकिन नशे की लत से वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे रोशनी जी? देखिए, नशे में जो बच्चियां हैं उसको समझना होगा कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, उसके परिवार की जिम्मेदारी है, उनके माता पिता की, समाज की जिम्मेदारी है। तो आप उनसे, अगर उनकी आदतें खूब ज़्यादा तर बढ़ गई है तो यहाँ अभी नशा मुक्त केंद्र है किशनगंज, यहाँ ब्लॉक चौक में अभी नया ओपन हुआ है, तो इससे पहले पूर्णिया में भी है। तो उस चीज़ में उसको रख करके वो भी सुधारा जा सकता है। तो आप अपने 1 रुपया से नशा करते हैं तो आपकी 1 रुपया अगर उस बच्ची, उस परिवार के लिए जो 1 रुपया के लिए भूखे हैं, कोई आप देख रहे हैं कि हम उस चीज पैसा को अलग चीजों पे हम लगा रहे हैं। अगर इस चीजों को हम सही दिशा में अपने पैसा को प्रयोग करें तो हमें नशा की आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। हम सिर्फ हमको पहचानने की जरूरत है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। चूंकि आप भी स्कूटी से ही जाती है, कहीं जाना होता है तो आप देख रही हो कि बहुत सारे जो गाड़ी जो ड्राइव करने का जो तरीका होता है, आपके बगल से अगर गाड़ी निकलती है तो दहशत हो जाता है। और इसी का कारण होता है कि आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं करते हैं लोग। जो तेज़ ड्राइव करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे रोशनी जी? भाई, सिर्फ आप ही या बहन, सिर्फ आप ही तेज गाड़ी में नहीं जाइए। जल्दी होती है, सबको काम है, ज़रूरी है, हर एक चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, लेकिन अपने जान से ज़्यादा कुछ नहीं। आप जीवित रहेंगे तभी तो अपने लिए जी पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तभी आप अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ पहुँचना है उस जगह में। कोई नहीं, 2 मिनट से 3 मिनट में पहुँचेंगे। उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हम आराम से उस चीज़ को देख करके जाएं। और हमारी की ट्रैफिकिंग की रूल रेगुलेशन नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत है। जरूरत तो थोड़ी है कि हमें प्रशासन देंगे तभी बनाएंगे। प्रशासन 2 माह सख्त होती है फिर वैसे ही हो जाती है, तो हम क्यों उस 2 माह के वेट करें?
हम खुद अपने ट्रैफिकिंग को रूल को यूज करेंगे तो जिंदगी हमारी है, जान हमारी जान हमारी है। रोशनी जी, दो लाइफ होती है हर इंसान की, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में रोशनी जी बहुत कुछ करना चाहती है, बच्चों के लिए करना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है, और हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे, अल्लाह आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दिए। क्या कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रोशनी कभी कुछ सोचा? नहीं, मैं अभी तक अपने पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं सोची हूँ। बस यही सोच है, मेरे बच्चे भी हैं तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा मकान बना लूँ ताकि एक रहने के लिए अच्छा सा हो। उसके अलावा मुझे कोई चीज़ की शौक़ नहीं है, कोई भी ऐसा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के या कोई डिसीज़न मैं ले लिया हूँ ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। ना ही मैं अपनी शादी को लेकर के ऐसा कोई डिसीज़न लिया हूँ, या आगे कुछ ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी अपना पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं सोची हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ वही है। कभी ऐसा लगा आपको कि किसी महिला से आप मिल रही हैं और वो अपने दर्द को सुना रही हैं, और उस दर्द को सुनते सुनते ऐसा लगा कि आप अपने अतीत में चली गई हो? आपको लग रहा होगा कि ये वही चीज़ें सुना रही हैं जो कभी शायद मेरे साथ हुई थी, और जो पल होगा ना काफ़ी भावुक सा पल हो जाएगा जब हम बीता हुआ जो कल होता है, कभी कभी वो सुकून भी देता है तो कभी कभी वो दर्द के कारण भी बन जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा तो हमको हमें लगता है हर रोज़ हर बातों पे दिखने मिला। अभी मैं आपको एक हफ्ता की कहानी बताऊं, है हमारी यहीं की। मुझे कॉल आया कि एक बच्ची है जो बाल विवाह हुई है, उसका अभी 18 साल हो रहा है, 6 महीना पहले उनका बेटा हुआ है, और उसका पति 18 साल हुआ है, 6 महीना पहले बेटा हुआ, अभी 18 साल 16-17 में शादी हुई। तो हुआ क्या कि बेटा होने के बाद उनके पति का जो डेथ हो गया, किसी बीमारी से ग्रस्त था तो मृत्यु हो गया। अब उनके ससुराल पक्ष के द्वारा उनको मारपीट करके घर से निकाल दिया। जैसे मुझे फ़ोन आया तो वो रो रही है मेरे फ़ोन में, तो मेरे आंसू खुद निकल रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मैं उनके घर गई, उनके घर विजिट की, उनसे गले लगा करके उनके हालचाल जानने की कोशिश की। पहले तो उनके माता पिता को उनकी आर्थिक स्थिति को जानने की कोशिश की कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी बेटी क्या कर सकती है। फिर मैंने उनको बोला कि आपको रोना नहीं है, इसमें आपको आत्मनिर्भर बनना है। फिर मैं उसके लिए महिला हेल्पलाइन लेके गई उनको, ताकि उसकी जो भी दहेज कुछ भी वो लोग दिए हुए थे तो वो उनको मिल जाए, तो वो अच्छे से उस पर अपनी परवरिश के लिए वो कुछ कर सकती है। तो वहाँ बात की, सरकार की योजनाओं के लिए बात चल रही है। तो इस तरह की जब आती है ना, तो उनके लिए जब मैं खड़ी हुई ना, वो हमको गले लगा के इतना रो रही है कि मुझे लग रहा है कि उसकी दुआएं मेरे साथ है। आज मैं, क्योंकि मैं आपको बताई मैं जिनेवा जा रही थी, तो स्विट्जरलैंड रोम से लेकर के जिनेवा की फ़्लाइट थी और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। 1 घंटा का डिस्टेंस था, दौरान की मिस हो गई, और मेरी जितनी 14 को जितनी मीटिंग थी सारी मीटिंग कैंसिल हो गई। और मैं खुद इतनी रो रही थी। जब मैं अपने माँ को फ़ोन की तो वो बोला क्यों रो रही हो? मुझे कहा कि मेरी सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बच्चों के लिए आई थी और मैं अब जा नहीं पाऊँगी। मुझे ये सोच आया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन मतलब सोचने में हम लोग का नहीं आता। बस हम अपने कार्य को सच्चे और ईमानदारी से तब भी करेंगे और अब भी कर रहे हैं, और हमेशा हम यही ईमानदारी से अपने काम को करेंगे, और ये मेरे कार्य ही मुझे वहाँ तक पहुँचाए। मैं अपने से नहीं, मेरे काम को देखते हुए लोग वहाँ बुलाए, तो वहाँ जाने की एक अलग खुशी थी मुझ में। और उस खुशी के दौरान मेरी ये छोटा सा मोटा मिस हो गया फ़्लाइट। फिर मैंने उस पूरे दिन को मुझे एयरपोर्ट में वेट करना पड़ा, फिर शाम को, क्योंकि और कोई फ़्लाइट नहीं थी, सिर्फ शाम को फ़्लाइट थी, तो जाना पड़ा। तो ये लगता है कि मैं उन बच्चियों के लिए आई, उनकी दुआएं, उनकी ऊर्जा ही मेरे लिए सब कुछ है। घर से बाहर निकलना पड़ता होगा, जगह जगह में जाना पड़ता होगा, तरह तरह के लोग मिलते होंगे। हाँ, तरह तरह के लोग मिलते होंगे, यकीनन उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन कुछ लोग अच्छे नहीं भी होते रहेंगे। तमाम तर चीज़ों से झेलना पड़ता होगा। क्या महसूस किया आपने कभी जो समाज, जो वो लोग जो नेगेटिविटी लेते होंगे, आपको चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे तमाम चीज़ों को कर पाते? चैलेंजेस बहुत आते हैं और इतना डिफिकल्ट काम है। अगर बाल विवाह किसी बच्चों के बारे में आप बोल देंगे कि मेरे बच्चों के बारे में आप शादी रोक देंगे, परिवार वाले ही आप मेरे उनसे ही मुझे झेलना पड़ता है। इतनी बड़े नेता बना
बहुत झेलना पड़ता है उनके परिवार से, उनके भाई से, उनके माता, यहाँ तक कि कभी कभी मेरे साथ हमला भी हुआ। हाँ। ऐसा मुझे झेलना पड़ा है। और मैं रात को चलने से अब डरती हूँ, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अच्छा मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगी, खुद की नहीं हो रही है, अब मेरी नहीं होने देगी। उसको ये लगता है, ये सोच बना हुआ है। एक मुझे ताना भी दे रहे हैं और प्लस ये भी कह रहे हैं कि वो अपना तो ऐसा कर ली, बट ये दूसरों के भी लिए लड़ रही है। तो मैं उसको ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच रखती हूँ और मैं उसको ये बोलती हूँ कि दीदी आपको मेरी बात नहीं मानना है, आपको ये करना है, आपको क्या क्या चीज़ें हैं घर की ज़रूरत जो आप अच्छे तरीके से अपने परिवार को खुशहाली ज़िंदगी दे सकते हैं। जब उसको मैं फ़ायदा बताती हूँ कि सरकार की ये स्कीम्स है, राशन कार्ड से जोड़ना है, ऐसे इंदिरा आवास से, तो उनको लगता है कि मेरे लिए सोच रही है। तब जाके उसे लगभग मुझे 10 दिन कंटिन्यू उनके साथ जुड़ना पड़ता है। 13, 14, 15, 16, 17 साल की लड़की की शादी हो, आप कोई खबर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप मुझे सूचना कीजिए और साथ में अगर आपकी पहला फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माता पिता को बताएं कि हमको शादी नहीं करनी है, आवाज़ उठाएं। अगर वहाँ से आपकी बातें नहीं बनती है तो आप स्कूल पास के स्कूल शिक्षक से बात कीजिए, और वहाँ से नहीं होती सेविका से बात कीजिए। हम जैसे समाज सेवी को बताएं और हम लोग वहाँ तक बात पहुँचाएंगे, बाल विवाह को रोकेंगे। अगर हम लोग की नहीं बात हो पा रही है तो आप 181 में सूचना दे सकते हैं, 112 में अपनी बातों को बता सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जेनेवा की धरती पे आपका जाना हुआ, भारत का प्रतिनिधित्व आपने किया। हम सीमांचल वासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात रही। KDV लाइव जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म को भी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। और गुजारिश करेंगे इस तरह खबरों को आप शेयर ज़रूर करें। रोशनी जी हमारे साथ थी। कुछ ही दिन पहले आपने इनको सुना, आपने जेनेवा की धरती पर इनको देखा। इनके बारे में आज लगभग सीमांचल का बच्चा जानता होगा, पहचानता होगा। लेकिन हम आपसे गुजारिश ये करना चाहेंगे कि ये जो बातें कह रही हैं, ये जिस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रही है, बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि चीज़ों को ये ख़त्म कब होगा, इसे जड़ से समाप्त करने के लिए हमें रोशनी परवीन के साथ आना चाहिए। इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको सही लगता है, हमें उनका हौसला देना चाहिए। आखिर में मैं आप सभी भाइयों की धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरी कोशिश को समर्थन दिया है और साझा किया है। मैं चाहूँगी कि आप सबकी सहयोग, दुआएं, आशीर्वाद बना रहे हमेशा, और मैं इस कार्य को करती रहूँ अच्छे से। शुक्रिया, धन्यवाद।